हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक सर्किट या चुंबकीय परिपथ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक सर्किट या चुंबकीय परिपथ को समझना क्यों ज़रूरी है। तो ऐसा है कि जितने भी इलेक्ट्रिक पावर मशीनरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, मोटर्स एक्सेट्रा, इन सभी का ऑपरेशन मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा उत्पन्न किए गए मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व पर निर्भर करता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिक परिपथ को समझते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट को समझने से पहले जो पिछली वीडियो लेक्चर्स थी उसमें जो टॉपिक्स आपको बताए गए थे उसको एक बार रिकॉल करना ज़रूरी है। तो कुछ टॉपिक्स थे जैसे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, तो पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे क्या निष्कर्ष निकला था। निष्कर्ष ये निकला था कि अगर कोई चालक है और उसमें करंट या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, या गतिमान आवेश या विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये जो चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो मैग्नीट्यूड या उसका जो मान है वो तार में या कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करता है। ये तो हो गई ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट की बात। अब एक दूसरे साइंटिस्ट थे बायो-सवर्ट, उनका भी नियम है जिसे हमें एक बार रिकॉल करना है, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो बायो-सवर्ट लॉ, इसके अकॉर्डिंग इनका कंक्लूजन क्या आया था कि कोई चुंबकीय क्षेत्र जिसको डेल्टा बी से प्रदर्शित कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आया है वो डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये तो हो गई बायो-सवर्ट लॉ की बात। अब इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर, आज के इस टॉपिक पर आते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट, व्हाट इज़ मैग्नेटिक सर्किट या चुंबकीय परिपथ क्या है। तो हमने पिछले चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ रखा है या वैद्युत परिपथ के बारे में पढ़ रखा है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट या वैद्युत परिपथ? जिस प्रकार वैद्युत प्रवाहित करने वाले पथ को क्या कहते हैं? वैद्युत परिपथ, या ऐसा परिपथ, ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो उसी प्रकार ऐसा सर्किट जिसमें चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित हो, ऐसे परिपथ या ऐसे सर्किट को मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित हो उस सर्किट को मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डायग्राम या चित्र बने हुए हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स को शो किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं एक में तो सर्कुलर शेप है और दूसरे में रेक्टेंगुलर शेप है। तो अभी तक तो हमने ये समझा कि मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है। ठीक, तो अब मैग्नेटिक सर्किट का स्ट्रक्चर, इसका ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट कौन कौन सी चीज़ों को कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक सर्किट में कोर होता है, कोर जो कि हाई परमिएबिलिटी मटेरियल के बने होते हैं। तो ये वाला जो पहला टाइप जो मैग्नेटिक सर्किट शो किया गया है, इसमें जो कोर मटेरियल है वो सर्कुलर शेप में है, और दूसरे टाइप की मैग्नेटिक सर्किट में जो कोर मटेरियल है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो मैग्नेटिक सर्किट एक तो कोर मटेरियल कंसिस्ट करता है, कोर को कंसिस्ट करता है, और इसमें कोर पर
क्वाइल्स लिपटी हुई हैं। देखिए यहाँ पे कोर पर क्वाइल्स लिपटी हुई हैं और ये क्वाइल्स या कुंडली कौन सी चीज़ों की हैं? ये कंडक्टर चालक को क्वाइल के फॉर्म में कोर पर लपेटा गया है। इस चित्र में भी देख सकते हैं और इस चित्र में भी कि चालक पदार्थ की कुंडली या क्वाइल को कोर पर लपेटा गया है। तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन की होता कैसा है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो कोर हो गया और दूसरा कि जो वायर है, जो कंडक्टर है, उसको कंडक्टर को कॉइल के फॉर्म में कोर पर लपेटा गया है। अब बात ये आती है कि ये इसमें क्या होता है, ये काम कैसे करता है। तो जब इन कॉइल्स में करंट को फ्लो कराया जाएगा, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इस करंट को फ्लो करा रहे हैं तो आई से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो करंट को फ्लो कराने पर क्या होता है, हमने भी रिवाइज किया है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो क्या होगा, इस पूरे सर्किट में फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा या मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित हो जाएगा। और ये जो फ्लक्स लाइंस हैं वो बंद पथ के रूप में होती हैं। ये जो डॉटेड लाइन शो किया गया है वो ये शो कर रहा है, ये फ्लक्स लाइंस जो हैं ये बंद पथ के रूप में होती हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स के इसी बंद पथ को मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिक चुंबकीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि जब कॉइल में करंट को फ्लो कराया जाता है तो क्या होता है, इस कोर में देखिए फ्लक्स सेटअप हो जाता है जिसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है। और ये फ्लक्स लाइंस जो है बंद पथ के रूप में है और इन्हीं मैग्नेटिक फ्लक्स के इसी बंद पथ को मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। तो ये जो टर्म आया है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है इसके बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। उसके पहले ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किन किन बातों, किन किन फैक्टर्स या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो फैक्टर नंबर 1 कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल या कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने फेरे हैं, उनकी संख्या पर मैग्नेटिक फ्लक्स निर्भर करता है। फैक्टर नंबर 2 कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कुंडली में प्रवाहित होने वाले करंट, जिसको यहाँ आई से प्रदर्शित किया गया है, उसके मान पर निर्भर करता है। फैक्टर नंबर 3 ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस मैग्नेटिक सर्किट की लंबाई पर निर्भर करता है, मैग्नेटिक सर्किट की लंबाई पर निर्भर करता है। और फैक्टर नंबर 4 ये कोर के मटेरियल पर निर्भर करता है। और फैक्टर नंबर 5 ये कोर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जो भी मैग्नेटिक सर्किट में उत्पन्न हो रहा है वो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट हो गया कॉइल में प्रवाहित करंट के मान पर निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट हो गया मैग्नेटिक सर्किट की लंबाई पर निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट हो गया कोर के मटेरियल पर निर्भर करता है। एंड लास्ट पॉइंट कोर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स, इसको समझने से पहले चुंबकीय बल रेखाएं या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसको एक बार रिकॉल करना होगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती हैं, जो वक्र रेखाओं के फॉर्म में होती हैं, इनको हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, उन्हीं की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या डेफिनेशन हो गया कि किसी मैग्नेटिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट द्वारा उत्पन्न की गई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे सिंबल इसका बना हुआ है, इसे मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। और एसआई प्रणाली में इसका जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। ठीक है, तो फिर डेफिनेशन हो गया। अब इसको हम समझते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकली। ये समझने के लिए यहाँ पे देखिए इस चित्र में एक समतल पृष्ठ या प्लेन लिया गया है। ठीक है, और इस समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर है, एरिया वेक्टर जो है, उसको यहाँ पे वेक्टर ए से प्रदर्शित किया गया है। और इस पृष्ठ को
इस समतल पृष्ठ को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और इस मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब ये जो एरिया वेक्टर है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसके बीच में जो कोण है उसको थीटा से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं थीटा से प्रदर्शित किया गया है। तो इस चित्र को समझने के बाद इस यहाँ पे जो फाई जो फ्लक्स का मान होगा, वो ये चुंबकीय फ्लक्स जो कि क्षेत्रफल ए से बद्ध होगा, उस फ्लक्स का मान आएगा फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बराबर क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन कि फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे जो वेक्टर बी है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, और यहाँ पे बी का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 टेस्ला। ठीक, अच्छा, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो मान है वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, तो वो समझने के लिए इस फॉर्मूले में अगर हम देखें, अगर कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी बराबर क्या हो जाएगा बी ए। तो इस केस में जो फ्लक्स कॉस थीटा का मान 0 रखने पर मैग्नेटिक फ्लक्स का मान मैक्सिमम आएगा, और यदि हम थीटा का मान 0 रखें तो उस केस अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री रखें तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मान है वो मिनिमम आएगा। ठीक, तो एक और बात ये है कि इसमें ये जो समतल पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा यदि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा के समान है तब चुंबकीय फ्लक्स फाई बी धनात्मक होता है, और यदि दिशा विपरीत है तो फाई बी ऋणात्मक होता है। तो ये तो इतनी बातें हो गई मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटिक फ्लक्स के संबंध में। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।